नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये मुद्दे हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, खास तौर से गुजरात के मुख्यमंत्री और बतौर प्रधानमंत्री 2 दशक पूरे हुए हैं 2021 में, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए 20 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है और उस पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उसका विमोचन किया, लेकिन अहम बात यह है कि अमित शाह, एस जयशंकर और खुद उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की कुछ विशेषताओं के बारे में खुलासे किए हैं। दूसरे, खुद अमित शाह पर भी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है और इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस जोड़ी ने, एक जोड़ी तो थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2 सदस्यों से लेकर के और सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। और दूसरी जोड़ी ये है जिसने न केवल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया, एक इतिहास रचा, बल्कि दूसरी बार उससे भी बड़ा बहुमत दिलाया और 5 साल पूरे करने के बाद किसी सरकार को अगर फिर से लोग विश्वास जाहिर करते हुए ज़्यादा उसमें अपनी आस्था और विश्वास जताते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं नरेंद्र मोदी में और अमित शाह में, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा थोड़ा समय रहा तो कुछ और मुद्दे भी लेंगे, लेकिन जोड़ लेते हैं जाने माने पत्रकार, लेखक, मार्मिक के पूर्व संपादक, मनीषी चिंतक भाऊ तोरसेकर जी को। भाऊ, नमस्कार। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। नमस्कार भाऊ। नरेंद्र मोदी पर जो एक पुस्तक आई है 20 के नाम से, ड्रीम्स मीट डिलीवरी इसका नाम है, और इसमें जो उपराष्ट्रपति ने कहा है उस पर मेरा ध्यान जो है वो केंद्रित हो गया। उन्होंने खास तौर से ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 शब्दों, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इन 3 को चरितार्थ किया है और उनको जमीन पर उतार करके भी दिखाया है। रिफॉर्म यानी सुधार किए हैं, परफॉर्म यानी काम करके दिखाया है और ट्रांसफॉर्म यानी बहुत बड़े बदलाव करके दिखाए हैं। आप कैसे आंकते हैं बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 20 सालों को, 13 साल बतौर मुख्यमंत्री और 7 साल से ज्यादा, बल्कि अब तो 8 साल होने को हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए, एक बात होती है कि मुझे अभी भी याद है जब प्रधानमंत्री के रेस में मोदी जी आए थे 8 साल पहले, तब जो प्रचार करते थे लोकसभा के लिए, उसमें वो बार-बार जब युवा संगठनों की मीटिंग हो या युवा श्रोता हो, तो उनके सामने एक बात हमेशा बोलते थे कि कुछ बनने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो। तो ये इनकी जीवनी रही है। वो कुछ अचीव नहीं करना चाहते। मोदी जी की खासियत ये रही है कि मोदी जी कुछ अचीव नहीं करना चाहते, वो बस करना चाहते हैं और जो हो जाता है उसको अचीवमेंट बोला जाता है। मैं इसमें और एक रेफरेंस दे दूंगा कि जब सेंचुरी ऑफ सेंचुरी ऐसा सचिन तेंदुलकर का हुआ था, तो उसे पूछा गया था आपने इतने सेंचुरियां किए तो आपने सोचा था क्या? तो उन्होंने कहा था नहीं देखो भैया, मैं क्रिकेट खेलता था,
और सेंचुरियां होती गई। मैं सेंचुरी जी, करने जी। के लिए खेलता नहीं था। बिल्कुल उसी ढंग से हम अगर नरेंद्र मोदी की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि ये कुछ करना चाहते हैं और लोग हो जाने के बाद बोलते हैं, लेकिन जब करते हैं तो देखो इनको बहुत सारी गालियां सुननी पड़ती है, क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, आलोचनाएं होती है, उसमें से खामियां निकाली जाती है। लेकिन ये सब खामियां निकाली जाती है, टीका गालियां होती है, उस वक्त वो एक सेकंड भी विचलित नहीं होते। जी, जी। इनकी ताकत वो है कि मैं कर रहा हूं। शायद देखो अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो सही हो या गलत हो वो बाद होता है ना। एक बात हो गई उसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई ये गलती हो गई या तो बिल्कुल सही हो गया। ये बात बाद की है, लेकिन कुछ करना चाहिए। अब मैं कंपेयर करके आपको बता दूं कि हम जी, कम जी। से कम 10 साल से देख रहे राहुल गांधी राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं रहे। वो करना चाहते हैं लेकिन क्या करना है उसी का उनको पता नहीं है। और शायद डर के मारे वो पीछे हट जाते कि अरे ये करूंगा गलती हो जाएगी, वो करूंगा गलती हो जाएगी। तो गलती से इतने डरे हैं कि कुछ कर नहीं पाते। और जो कर नहीं पाते इसके लिए उनको अपेशी माना गया है, फेल्ड माना गया। और फेल्ड क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। अब देखिए मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मेरा ख्याल है 10 साल से ये एमपी थे। 2004 से लेकर 14 तक वो कोई एक मिनिस्ट्री लेकर कुछ काम कर सकते थे, पार्टी में कुछ पद लेकर, यानी वो अध्यक्ष बने वो बात अलग है, लेकिन जी, अध्यक्ष जी। क्यों बने? तो भाई हमारे घराने की या हमारे परिवार की ये विरासत है इसलिए अध्यक्ष बने। लेकिन अध्यक्ष बनकर क्या करना है इसका उनको पता नहीं था। अध्यक्ष क्यों बनना है इसका पता नहीं था। उल्टी बात हम देखिए तो मोदी जी संघ के एक सामान्य स्वयंसेवक कार्यकर्ता बने, फिर प्रचारक बने, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी के पदाधिकारी बने, ऑर्गेनाइजेशन का काम किया, चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने। वो करते गए, जो जो जिम्मेदारी मिली वो निभाते गए और निभाते निभाते कुछ अचीव हो गया है। मोदी जी आज भी नहीं बोलते। देखिए आप बारीकी से मोदी जी को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मोदी जी आज भी एक बात नहीं करते कि ये मैंने किया है, ये जी, मैं जी, जी। करना चाहता था, देखो मैंने किया और हो गया। ऐसे शब्द आप नरेंद्र मोदी की मुंह से कभी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो भी मानते हैं मैं करता गया, जो होना था वो होता गया। अब सही। इसका श्रेय भी मुझे लेना है या नहीं, इसके बारे में मोदी जी को खुद को गारंटी नहीं है। वो एक मिशन की तरीके से काम करते हैं और जो अचीव हो गया उसकी असेसमेंट तो लोग करते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ मोदी जी ने ये करके दिखाया। अब आपने बोला हमारे वाइस प्रेसिडेंट बोले कि रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, ये जी, कौन जी। बोल रहा है? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, वेंकैया नायडू बोल रहे हैं, मोदी जी नहीं बोले। मोदी जी सिर्फ काम करते रहे हैं और करते रहते हैं और करते रहेंगे। जो अचीव हो गया वो दूसरा। देखो सचिन तेंदुलकर या गावस्कर हो या जो कोई विराट कोहली हो, वो अपने रन गिनता नहीं है, वो खेलता रहता है। गिनने वाले अलग होते हैं। इसलिए हम जब रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म बोलते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज है, असेसमेंट करने वाले की लैंग्वेज है। और जो लड़ता है वो मुझे ये अचीव करना है इस ढंग से सोचे तो अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए मोदी जी की तरफ हम देखते हैं, 20 साल हो, 25 साल हो, 70 साल हो, तो हमको इस ढंग से देखना चाहिए कि एक योद्धा बन के ये इंसान लड़ रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। भाऊ अमित शाह ने एक बड़ी बात कही है। अमित शाह ने कहा कि इन 20 सालों का तो जो नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री किया है या बतौर प्रधानमंत्री किया है वो हमारे सामने है।
लेकिन इन 20 सालों से पहले की जो 30 साल की यात्रा थी उनकी, जो उनका संघर्ष था, जो उनका अध्ययन था, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। अब ये अक्सर ये बात कही जाती है जब हम लोग बैठते हैं ड्राइंग रूम में कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, उसकी कामयाबी है, एक बहुत सफल अभिनेता है, उसके इर्द-गिर्द कोई नहीं है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने ये सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने के लिए कितने दिन, कितनी रातें काली की हैं, दिन गँवाए हैं, अपना चैन, अपनी नींद, अपने घर के सदस्यों का त्याग एक तरीके से किया है, उसको कोई नहीं देखता है। तो जो 30 साल की इनकी यात्रा थी मुख्यमंत्री बनने से पहले और फिर प्रधानमंत्री बनकर के जो देश को सर्व कर रहे हैं, उन 30 सालों के बारे में शायद जो अभी आपने राहुल गांधी का ज़िक्र किया या दूसरे लोगों का ज़िक्र करें हम, तो शायद वो इन 30 सालों से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। वो केवल 20 साल को मद्देनज़र रख कर के सीधे प्रधानमंत्री पद पर जाकर के बैठ जाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, एक बात होती है, ये अगर ये समझना है हमें, अमित शाह ने जो बताया कि उसके पहले 30 साल वो क्या करते थे। तो हम देखिए, हम बिल्डिंग देखते हैं, उसकी नींव नहीं देखते, क्योंकि वो जमीन में गढ़ी हुई होती है, और जब तक वो नींव पक्की है, तब तक ऊपर की बिल्डिंग या इमारत होती है। मुझे जो आप आपने बताया, तो मुझे प्रशांत किशोर ने एक बात बरखा दत्त से मुलाकात की थी, उस वक्त बोली थी कि 15 साल ये इंसान संघ का प्रचारक रहा। अब संघ का प्रचारक का मतलब क्या था कि देश के किसी भी कोने में जहां आरएसएस उनको भेज देती थी कि भैया यहाँ जाके तुमको संगठन बनाना है, संगठन का काम करना है, उधर उनके कुछ अभ्यास वर्ग हो गए, क्लास हो गए, जो कुछ करना है, जो करना है। उसके बाद 15 साल उन्होंने बीजेपी में डाले। वो 30 साल जब अमित शाह बोल रहे, तो जी, मतलब जी। 15 साल आरएसएस के प्रचारक रहे। अब प्रचारक का मतलब मैंने बोला ना कि देश के किसी भी कोने में, तो इस देश के जितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उस सब डिस्ट्रिक्ट में मोदी जी घूमे हैं प्रचारक करके 15 साल से। 15 साल से घूमे हैं वहां। अब देखिए, 15 साल घूमे तो उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक तहसील जब बोलते हैं वहां भाषण देते, इससे तो मेरा पुराना रिश्ता है, ये जब मोदी बिल्कुल। बोलते हैं तो वो मजाक नहीं होती। विश्लेषक आलोचक है, वो उनका मजाक उड़ाते, ये कहीं भी जाके अपना रिश्ता जोड़ देते, तो वो बात नहीं होती। उनका एक मुझे याद है, मैंने कहीं इंटरनेट पर उनका एक फोटो देखा है कि वो टूरिस्ट बनकर गए थे, व्हाइट हाउस के जो कंपाउंड है उसके बाहर खड़े हैं, और ऐसी एक फोटो है। जी, जब जी। एक सामान्य कार्यकर्ता करके अमेरिका गए थे, तब अंदर कौन वाइस प्रेसिडेंट था अमेरिका का पता नहीं। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त इस इंसान के दिमाग में क्या होता होगा। आज जाता है, डायरेक्टली व्हाइट हाउस में जाता है, उनका बड़ा स्वागत होता है, रेड कारपेट स्वागत होता है, लेकिन उस समय उसके दिमाग में क्या होगा, कोई सोचता है? नहीं देखता है। तो आपने जो बोला कि पहले 30 साल किसने देखे नहीं, उस पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि जो नींव होती है। अब बरखा दत्त और प्रशांत किशोर पर आ जाऊंगा। उन्होंने बोला कि जो 15 साल प्रचारक करके घूमे हैं देश भर में, तो एक एक डिस्ट्रिक्ट इनको मालूम है, लद्दाख मालूम है, त्रिपुरा सही। मालूम है, केरला मालूम है। तो इतना चुनाव जाकर आराम से लड़कर लोकसभा में पहुंचे राहुल गांधी को भी केरला मालूम नहीं है, जो मोदी को मालूम है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने 15 साल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में डाले। तो 15 साल पार्टी में थे, लेकिन टिकट नहीं लिया, टिकट बांटे, किसी को उम्मीदवार बनाया, चुनकर लाया। लेकिन खुद मोदी जी कभी चुनाव नहीं लड़े थे 15 साल, डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन उस 15 साल में एक कार्यकर्ता या पदाधिकारी ऑफिस बेरर होकर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी किया, अभ्यास किया, काम किया,
समझ लिया ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर बनते हुए बनकर जब कार्यकर्ता से बात करते हैं तो वो समझते, सामने वाला कार्यकर्ता जो है वो क्या बता रहा है वो समझ पाते, जो शायद अडवाणी या वाजपेयी भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो डायरेक्टली लीडर थे, कार्यकर्ता कितने थे। बिल्कुल। अब मैं आपको एक और बात बोलूं, प्राइवेट चर्चा की बात है, लेकिन बीच में मैं दिल्ली में अभी 6 महीने से हूँ, तो बीच में सुनील देवधर ने एक प्रोग्राम रखा था महात्मा फुले जयंती के दम पर, तो उनसे मेरी बात हो गई थी। तो वो भी बीजेपी के एक जनरल सेक्रेटरी है, तो बोले एक दिन पूरे जितने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है उनको प्रधानमंत्री ने समय दिया था और बोला था तुम अपना परिचय दे दो। जी, जी। तो कोई 10 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, मैं बोला 22 मिनट अपना परिचय देते रहा और वो सुनते रहे देश के प्राइम मिनिस्टर। बाईस जी, जी। मिनट सुनील देवधर अपना परिचय दे रहा और वो सुनते रहे, बीच में एक तक सवाल नहीं पूछा। तो जब ये सब मीटिंग हो गई तो मैंने क्यूरियोसिटी से सुनील बोला कि मैंने क्यूरियोसिटी थी इसलिए पूछा कि 22 मिनट आप मुझे सुनते रहे, औरों को सुनते रहे, 11 मिनट किसी को, 8 मिनट किसी को। तो बोले जब वो अपना परिचय देता है तो उसके साथ किस मुद्दे पर बोलना है, उसका चरित्र क्या है वो समझ में आता है, उसके बाद उसके साथ इंटरैक्ट करना आसान हो जाता है। तो देश का प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद अपने पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी का परिचय उसके मुंह से 22 मिनट तक सुनना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल। क्या इतना इतना पेशेंस राहुल गांधी हो, चिदम्बरम हो या और कोई पार्टी का बड़ा नेता हो उसके पास है? तो मोदी जी को समझना, उनकी उनकी ही छाया में अमित शाह को मानता हूं। अमित शाह बिल्कुल कम बात करते हैं, जी, भाषण जी, तो जी। बड़े हो तो बात अलग है, लेकिन आप उनको देखिए, उनके फोटो, उनकी टीवी पर आने वाली तस्वीरें आप देखेंगे तो अमित शाह ज्यादा से ज्यादा सुनते हुए दिखाई देते, किसी को सही। सुनाते हुए नहीं दिखाई देते। ये जो जोड़ी है वो उनको अगर हम समझना चाहते तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक्शन, उनका आपको सुनने नहीं मिलेगा, लेकिन आप देखते रहो तो समझ पाओगे कि ये लोग जहां अडवाणी वाजपेयी ने छोड़ा सा वहां से उठाकर एवरेस्ट तक पार्टी क्यों लेके गए, क्योंकि वो सुनना जानते हैं। और बाकी जो नेता है वो सिर्फ सुनाना जानते, सुनना चाहते ही नहीं। वही बड़ा सबसे बड़ा फर्क है। भाऊ अमित शाह ने एक बात और कही है और मुझे लगता है कि ये जो बात कही है, ये नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को बाकी पार्टियों के नेताओं और नेतृत्व से एकदम अलग खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार सिर्फ लोगों की पसंद को ध्यान में रख कर के नीतियां नहीं बनाती, सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे लोगों का फायदा हो। हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल हों, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हों, वो ऐसी-ऐसी घोषणाएं करती हैं जो लोगों को अच्छी लगें, यानी लोकप्रिय घोषणाएं। चाहे राज्य के खजाने का भट्टा बैठ जाए, चाहे आगे जाकर के भारत श्रीलंका बनना क्यों ना बन जाए, पर उनको कुर्सी चाहिए। एकदम डिफरेंट है, सोच ही एकदम अलग है कि जो लोगों को अच्छा लग रहा है वो नीतियां मत बनाओ, जो नीतियां उनको फायदा पहुंचाती हो वो बनाओ। बिल्कुल। अब आप देखिए लोगों को फायदा का मतलब क्या होता है, लोगों को जो चाहिए वही तो देना है। फिर भी लोगों का फायदा का मतलब इंडिविजुअल फायदा नहीं है, सोसाइटी का फायदा है। बिल्कुल। अब देखिए हम अलग अलग देखते हैं लोग, तो हाँ ये इस जाति का है उसको ये दे दो, वो उस जाति का है उसका ये दो, इसका इनकम इतना है इसका ये दो, तो आप टुकड़े कर दे दो। ये वैसा नहीं करते। आप देखिए
हमने हर जरूरतमंद को गैस का सिलेंडर दिया। ऐसा जब मोदी जी बोलते हैं तो मोदी जी ने नहीं दिया है। मोदी जी ने जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए, आप एक स्तर से ऊपर उठे हो तो आप अपनी सब्सिडी छोड़ दो, ये आह्वान किया और मेरे ख्याल से 1.5 या 2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। वही उठाकर इन्होंने और जरूरतमंद थे उनको दे दी। तो इसमें उन्होंने समाज के एक जो तबका है उसको दूसरे के लिए खड़ा कर दिया। इसको समाज का फायदा बोलते। वरना आपको ये चाहिए तो उसका वो निकाल दूंगा, ये बात नहीं है। इन्होंने दूसरा किसी का तोड़ा नहीं। उसको कहा कि भैया तेरे पास ज्यादा है तो क्यों न तू दूसरे को दे दे। तो समाज के जो अलग अलग तबके हैं जिनको एक दूसरे के मदद के लिए खड़ा करना, इसको मैं सोसाइटी का, समाज का फायदा बोलता हूं। आपने जो बोला कि फायदा फायदा तो इंडिविजुअल का भी होगा, लेकिन दूसरे का नुकसान जब आप करते हैं तो उसको खलता है, दुखता है कि ये मेरा कोई उठा रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। एक बारे में मैंने बोला, आप अलग अलग ढंग से देखिए। तो जी, इनके जी। सोचने का तरीका जो है कि मुझे जो जरूरतमंद है उसे कुछ देना तो है ही, लेकिन किसी को ऐसा ना लगे कि मेरी जेब काट कर दे रहा है। ये सोचने का जो तरीका है इनका, वो अलग है। तो मुझे लगता है वही बात हमें समझ लेनी चाहिए, सब पार्टियों को समझ ले। आपने केजरीवाल का जिक्र किया कि आप किसी को कोई मुफ्त का दे रहे हो तो उसकी कीमत नहीं रहती, बिल्कुल कीमत नहीं रहती, क्योंकि फ्री है तो उठाओ। और दूसरी बात ये होती है, जो फ्री का लेने वाला है वो खुद को भिखारी समझता है, तो वो तो हक करके मांग नहीं सकता, वो तो लाचार हो जाता है। फिर उसको 100 रुपया दिखाकर 50 रुपए देकर 50 रुपए करप्शन किए जाते हैं। बिल्कुल इसलिए सही है। मोदी जी सब्सिडी पर भरोसा नहीं करते, मदद पर भरोसा करते हैं। तो हमारे एक मराठी के लेखक है, मेरा नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने सब्सिडी का बहुत अच्छा अर्थ बताया। बोले सब्सिडी नहीं है, ये सांप सीढ़ी है। सब्सिडी का मतलब सांप सीढ़ी होता है, वो किसी को ऊपर चढ़ाता है, किसी को गिरा देता है। तो मोदी जी ने सब्सिडी का मतलब बदलने की कोशिश की है, और इसलिए और हमें जिस इनका जो तरीका है गवर्नेंस का वो समझना बिल्कुल जरूरी है। भाव एक पुस्तक अमित शाह पर भी प्रकाशित हुई है, मराठी भाषा में है और इसका नाम है अमित शाह आणि भाजपाची वच्चल, यानी अमित शाह और द मार्च ऑफ बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस ने इसका विमोचन किया है और ये डॉक्टर अनिर्बाण गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने मिलकर के लिखी है। अमित शाह को जब हम देखते हैं, इस पुस्तक में क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अमित शाह का जो भारतीय जनता पार्टी को कंट्रीब्यूशन है, एक संगठन को जो कंट्रीब्यूशन है, और नहीं भूलना चाहिए हमें कि उन्हीं के अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ पहुंच गई थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। जब वो उत्तर प्रदेश देख रहे थे 2014 में, तो 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने जीत ली। उसके बाद जब वो अध्यक्ष थे 2017 में, उसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विपुल जनादेश मिला। और अगर हम देखें तो जो काम कभी अटल और आडवाणी नहीं कर पाए, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने वो करिश्मा करके दिखाया है। तो अमित शाह का जब आप आकलन करते हैं एज ए लीडर ऑफ बीजेपी, तो आप किस तरह का ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में लेकर के आते हैं? आज बहुत सारे लोग हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी, जो ऊंचे पदों तक जाना चाहते हैं, लेकिन क्या अमित शाह ने
ये सोच करके कि मैं गृह मंत्री बनूँगा, आगे जाकर के मुझे इनाम मिल जाएगा या मुझे बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस तरीके से काम किया या संगठन के एक कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी को सर्व सब कुछ देने के लिए उन्होंने पूरी लगन के साथ दिन-रात काम किया? वही तो बात है, मैंने उस पर मराठी वीडियो बनाया, अभी तक मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत दिनों जी, से जी। मेरे दिमाग में था कि अमित शाह पर कुछ बोलना चाहिए। तो ये किताब मुझे मिली और अभी पूरी पढ़ी नहीं, उसका इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा है सिर्फ। तो मैं जिस ढंग से इनको देखता हूँ, देखिए गुजरात ये इंसान किस ढंग से, ये हमेशा जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको अपॉर्चुनिटी बना देते। मोदी हो या अमित शाह हो, अब इनको गुजरात से तड़ीपार किया गया, झूठे जी, जी। इल्जाम से, झूठे इल्जाम लगाए गए, उनको कुछ 3 महीने के लिए जेल में रखा गया था, फिर गुजरात से बाहर कर दिया। उनको दिल्ली आकर वास्तव्य करना पड़ा था, निवास करना पड़ा था। तो दिल्ली में आकर भी ये लोग चुप नहीं बैठे, अमित शाह चुप नहीं बैठे, उन्होंने संगठन में काम किया और उसी के कारण उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया। ये युवावस्था में या विद्यार्थी स्थिति में थे, तब से ये संगठन का काम करते आए। तो दिल्ली में रहते हुए उन्होंने यूपी, उत्तर भारत की जो बीजेपी का संगठन था, उसका अभ्यास जरूर किया होगा। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की रेस में आ गए, तो उन्होंने सबसे डिफिकल्ट जो यूपी की लड़ाई थी, उसमें उनको सेनापति बना दिया। जी। ये लोगों को समझ में नहीं आया कि अमित शाह वहां जाकर क्या करने वाले। तो उसके पहले जब इनको गुजरात से बाहर रखा गया था, उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी बनाई थी। और जिस दिन रिजल्ट आया, मुझे आज भी याद है, 16 मई 2014, जब गिनती पूरी हो गई, उस दिन वोटों की गिनती थी, उस दिन सब जगह चर्चा शुरू हो गई, अरे अमित शाह ने तो चमत्कार कर दिया। लेकिन जब प्रभारी बनकर पहले दिन अमित शाह उत्तर प्रदेश गए थे, वो पहले दिन अयोध्या गए थे और वो अयोध्या गए थे, रामलला का दर्शन किया, तो शुरू हो गया कि अब देखो मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर फिर पोलराइजेशन करेंगे। उसका जवाब तक देना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा, बस जी, जाके जी। काम में लग गए। वो क्या काम कर रहे हैं उसकी चर्चा तक नहीं थी। और मुझे आज भी याद है कि जब आखिरी वोटिंग हो गया और एग्जिट पोल आ रहे थे, तो एग्जिट पोल में एनडीटीवी पर उनको बुलाया गया था, वो कहीं से थे, दूर से बोल रहे थे। और प्रणय रॉय ने, जो दुनिया भारत का सबसे पुराना और अव्वल सेफोलॉजिस्ट माना जाता है, उन्होंने पूछा कि ये सब आपने कैसे किया। तो बाकी जो पार्टियों के लोग बोल रहे थे, वो सुना था और उस पर रिएक्ट होते हुए अमित शाह ने एक जवाब दिया था कि ये आज भी नहीं समझ रहे कि ये क्यों हार रहे हैं। जी, वो जी, खुद जी। से जीत की बात नहीं कर रहे थे। एग्जिट पोल में बताया गया था कि बीजेपी को 60-65 जगह मिलने वाली है, वो तो मिली 73, वो बात छोड़ दो। हुँ, लेकिन हुँ, जो हुँ। एग्जिट पोल थे, उस पर अमित शाह ने बोला था कि जो मेरे साथ बैठे हुए पैनल पर बोल रहे जोर शोर से, उनको पता तक नहीं है कि ये क्यों हार रहे हैं। बिल्कुल। रिजल्ट के बाद तो उनका सुपड़ा साफ हो गया था, वो बात अलग है। लेकिन जो बात उन्होंने बताई, तो वो कितने कम से कम शब्दों में खुद को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अमित शाह, वो समझना मेरे लिए, मैं मानता हूं कि किसी भी पत्रकार के लिए जरूरी होता है। जी। लेकिन पत्रकारों की एक बात होती है कि उनको लगता है कि हम इतने सयाने हैं कि हमको कोई कुछ बातें सीखने की जरूरत ही नहीं है। और इससे अमित शाह अलग कैटेगरी के है कि वो हर चीज से हर बात समझना चाहते हैं। देखो 2014 से लेकर 2019 तक वो पार्टी के फिर अध्यक्ष बने, काम करते रहे, अलग अलग हिस्से में गए, वहां पार्टी बढ़ाई, चुनाव जीत कर लाए। यानी
लोग जब मुझे पार्टी क्या देने वाली है ऐसा सोचते हैं, उस वक्त अमित शाह मैं पार्टी को क्या देने वाला हूं ये सोचते हैं। ये बड़ा फर्क है। जिनको बिल्कुल सही कह रहे राजनीति हैं। में कुछ करना है वो अमित शाह के ढंग से सोचने लगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। अमित शाह बड़ा होना नहीं चाहते। अमित शाह कुछ करना चाहते हैं और अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते। हाँ, वो करते करते वो कुछ बन जाते हैं, लेकिन खुद को कुछ बनाने के लिए देखिए हमारे शरद पवार को देखिए आप, वो हमेशा कुछ बनना चाहते थे और कुछ भी नहीं बन पाए, ना समाज या देश के लिए कुछ कर पाए। ये फर्क है। कितनी छोटी सही। सी आयु में अमित शाह क्या कर गुजर गए और पूरी जिंदगी 6 दशकों की शरद पवार ने कुछ बनने के लिए गंवा दिए और खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, ना देश के लिए कुछ कर पाए। तो अमित शाह और शरद पवार, इनके हम कंपैरिजन करें तो हमको पता चलता है कि अमित शाह का इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने भाऊ। भाऊ, आखिर में मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे। बहुत सारे लोग अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं और ये भी कहते हैं कि हम उनको समर्थन देते हैं, हम उनके प्रशंसक हैं, हमने उनको वोट दिया था, हमने उनको 282 सीट दी, 303 सीटें दी। और ये भी चाहते हैं कि अमित शाह तो बुलडोजर पर बैठ जाएं और नरेंद्र मोदी हाथ में लठ लेकर के जो विरोध प्रदर्शन करते हैं शाहीन बाग में या जहांगीरपुरी में, उस लठ से उन विरोध करने वालों को पीटना शुरू कर दें। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे देश के हैं या शाहीन बाग के और जहांगीरपुरी के हैं? जो उनके खुद को प्रशंसक बताते हैं, सही समर्थक बताते हैं, वो ये क्यों चाहते हैं कि हर जगह नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहुंच जाएं और विरोध करने वालों पर जो है बरस पड़े? एक बात, ऐसे जो लोग हैं जो असलियत में उन्होंने सपोर्ट किया है, मदद की है, मानता हूं मैं, लेकिन वो मोदी जी या देश का एजेंडा लेकर नहीं आए। ये अपना एजेंडा लेकर अमित शाह या मोदी के पीछे आए और जब इनका एजेंडा आता है तो ये बोलते हैं कि मोदी और अमित शाह अपनी पार्टी का या देश का एजेंडा छोड़े और पूरी की पूरी ताकत इनके एजेंडे पर लगा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको एक आसानी से समझा देता हूं। जी आप जी। किसी हवाई जहाज में बैठे, आप तो गाजियाबाद से है, जी गाजियाबाद जी। में आप रहते या मेरठ में आपका गांव है। अब जी जी। आप मुंबई से गाजियाबाद पहुंचना चाहते, आप ट्रेन से आ जाएंगे तो दिल्ली उतरकर दूसरा कुछ लेकर गाजियाबाद पहुंचेंगे। आप हवाई जहाज से आ गए तो दिल्ली के एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां से टैक्सी या कोई चीज लेकर गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैंने अगर टिकट लिया है तो मेरे लिए गाजियाबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए और जो हवाई जहाज में बैठा हूं वो गाजियाबाद में ही उतरना चाहिए, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। देखो, बड़ा एजेंडा होता है, उसमें कुछ कॉम्युनैलिटीज होती है। आप दिल्ली में आ सकते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद जा सकते हैं, नोएडा जा सकते हैं या और कहीं फरीदाबाद जा सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे मैं अगर हवाई जहाज का टिकट निकाल रहा हूं तो जहां मुझे चाहिए वहां ही हवाई जहाज उतरना चाहिए या वहां से उड़ना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। ये इतनी सी समझ जिनको नहीं है वो फिर जहांगीरपुरी हो, शाहीन बाग हो या और कोई लाल किले का मामला हो, वो पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये जी जी। समझ नहीं पाते। देखो आपको गाजियाबाद मुंबई से आना है, बात अलग है। कोई नवी मुंबई में रहता है या कोई कल्याण में रहता है, उसको गाजियाबाद आना है तो वहां से मुंबई आएगा हवाई अड्डा, हवाई जहाज पकड़ेगा, दिल्ली उतरेगा, दिल्ली से कुछ टैक्सी वगैरह लेकर गाजियाबाद पहुंचेगा। तो उसमें सही।
मुंबई या दिल्ली हवाई अड्डा है, उतना डिस्टेंस हमारा कॉमन एजेंडा होता है। तो आप बिल्कुल इनके सही है। साथ इसलिए थे कि आपका कॉमन एजेंडा है, वहां तक ही वो आपके साथ रहेंगे। वो हवाई जहाज लेकर हाईवे से गाजियाबाद नहीं पहुंचेंगे। अगर ये आप नहीं समझते हो तो ना समझो, नुकसान आपका होता है। भाव बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए। और कई मुद्दों पर आपसे चर्चा हो गई। बहुत गहनता से आपने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार आपके सब। नमस्कार। नमस्कार।